नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है लीनियर प्रोग्रामिंग या रेखीय आयोजन, या जिसे रेखीय प्रोग्रामिंग भी हम लोग कहते हैं। आइए देखते हैं रेखीय प्रोग्रामिंग है क्या। रेखीय प्रोग्रामिंग से आशय उस गणितीय पद्धति से है जिसके माध्यम से किसी व्यावसायिक संस्थान में सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग संभव है। रेखीय प्रोग्रामिंग से अभिप्राय उस गणितीय तकनीक से है जो अधिकतमीकरण तथा न्यूनतमीकरण की समस्याओं को हल कर सके। साथियों, हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमाइजेशन एक बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी फर्म के सामने। एक फर्म का उद्देश्य होता है कि अपनी आय को अधिकतम करे, अपने उत्पादन को अधिकतम करे और लागत को न्यूनतम करे। तो इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को रेखीय प्रोग्रामिंग के मैथमेटिकल टेक्निक से कोई भी फर्म बहुत आसानी से हल कर सकती है। रेखीय प्रोग्रामिंग वह प्रबंधकीय प्रविधि है जो प्रबंधकों को यह बताती है कि उनके द्वारा विभिन्न उत्पादन संयोगों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ संयोग है जिससे फर्म को अधिकतम लाभ संभव हो सके। इस प्रकार रेखीय प्रोग्रामिंग उत्पादन प्रक्रिया के श्रेष्ठतम संयोग को ज्ञात करने वाली विधि है। आधुनिक युग में अधिकांश व्यावसायिक निर्णय क्रियात्मक अनुसंधान या ऑपरेशनल रिसर्च के माध्यम से लिए जाते हैं। रेखीय प्रोग्रामिंग भी ऑपरेशनल रिसर्च का ही एक भाग है। यह हमें अनेक संभावित हलों में से, फिजिबल सॉल्यूशंस में से सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक या सर्वश्रेष्ठ विकल्प को ढूंढने का तरीका बताती है। इस प्रकार रेखीय प्रोग्रामिंग क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके द्वारा अनुकूलतम हल निकालने का प्रयास किया जाता है। एक उद्योग को अनेक नियंत्रणों तथा उपलब्ध सीमित साधनों में से होकर गुजरना पड़ता है। सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करने वाली गणितीय विधि को ही हम रेखीय प्रोग्रामिंग कहते हैं। आइए देखते हैं रेखीय प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या हैं। रेखीय समस्या में एक सुपरिभाषित उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना या लागत को न्यूनतम करना कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है। एक स्पष्ट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसका हल हमें रेखीय प्रोग्रामिंग की सहायता से निकालना होता है। रेखीय समस्या के समाधान हेतु अनेक विकल्प होते हैं जिनमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक का चुनाव हम करते हैं। रेखीय समस्या में उपलब्ध साधनों की मात्रा सीमित होती है क्योंकि यदि साधन असीमित हों तो फिर रेखीय प्रोग्रामिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। रेखीय समस्या को गणितीय समीकरण में परिवर्तित करना आवश्यक है, तभी समस्याओं का हल संभव है। क्योंकि बेसिकली ये एक मैथमेटिकल मेथड है, गणितीय प्रक्रिया है, इसलिए समस्या को गणितीय समीकरण के रूप में परिवर्तित करना होता है। फिर रेखीय प्रोग्रामिंग की समस्या के हल के लिए रेखाचित्रीय विधि का भी प्रयोग किया जाता है। रेखीय प्रोग्रामिंग के अंतर्गत प्रति इकाई लाभांश, लागत, मूल्य अथवा प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा निश्चित होती है। रेखीय प्रोग्रामिंग में उत्पादन की संख्या एवं साधनों का पूर्ण रूप से विभाज्य होना आवश्यक है। जो भी साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं वो विभाज्य होने चाहिए। उत्पादन की संख्या भी विभाज्य होना चाहिए, क्योंकि अविभाज्य साधनों का हल हम रेखीय प्रोग्रामिंग से नहीं निकाल सकते। रेखीय प्रोग्रामिंग में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न क्रियाकलापों में किसी साधन की मात्रा का योग अलग अलग क्रियाकलापों की क्षमता के बराबर होती है। आइए देखते हैं इसकी आवश्यकता एवं महत्व क्या है। रेखीय प्रोग्रामिंग का महत्व या आवश्यकता बहुत सारे क्षेत्रों में होती है, जिसमें से एक है परिवहन के क्षेत्र में। व्यावसायिक संस्थानों द्वारा इस तकनीक का उपयोग परिवहन लागत को न्यूनतम करने हेतु किया जाता है। उद्योग के क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग अधिकतम उत्पादन तथा न्यूनतम लागत के सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने हेतु किया जाता है। आहार के क्षेत्र में इसका उपयोग एक निश्चित व्यय सीमा के भीतर विभिन्न प्रकार के
पदार्थों को किस प्रकार आहार में शामिल किया जाए ताकि न्यूनतम लागत पर एक सुनिश्चित पोषण स्तर मिल सके। इसी प्रकार व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ को मैक्सिमाइज करने में, कृषि क्षेत्र में अनुकूलतम आय प्राप्त करने में, वित्त के क्षेत्र में बैंक तथा वित्तीय संस्थान इसी तकनीक का प्रयोग करके अपने वित्तीय स्रोतों का अनुकूलतम उपयोग कर सकती हैं। प्रशासन के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। अनेक प्रबंधकीय विधियों में से श्रेष्ठतम विधि का चुनाव इस तकनीक की सहायता से किया जा सकता है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग है। एक कुशल सेनापति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहता है, जिसमें रेखीय प्रोग्रामिंग मददगार हो सकता है। साथ ही दैनिक कार्यों में भी इसका अनेक प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमें कहीं जाना हो तो हमें कौन कौन से साधन का प्रयोग करना चाहिए, या यदि हमारे सामने कोई समस्या हो तो उसकी अनेक संभावित हल कौन कौन से हैं और उसमें से सर्वश्रेष्ठ हल कौन सा हो सकता है, आदि आदि बहुत सारी दैनिक कार्यों में हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि रेखीय प्रोग्रामिंग तकनीक को अनेक क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। रेखीय प्रोग्रामिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ शब्द अधिकांशतः प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या है। एक है रेखीय मान्यताएं। लीनियर प्रोग्रामिंग चरों के बीच रेखीय मान्यता पर आधारित है, अर्थात जिन दो चरों के बीच संबंध स्थापित किया जा रहा है, जिनका अध्ययन किया जा रहा है, ये मान लिया गया है कि उनके बीच में रेखीय संबंध है। और हम जानते हैं रेखीय संबंध का आशय यह है कि दोनों चरों के परिवर्तन की दर स्थिर होती है। तो यह मैथमेटिकल टेक्निक रेखीय मान्यता पर आधारित है। दूसरा गणितीय या असममितता संबंध। रेखीय प्रोग्रामिंग में चरों के पारस्परिक संबंधों को गणितीय रूप में समीकरणों या असममित संबंधों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा प्रक्रिया। प्रक्रिया से अभिप्राय उन उपलब्ध साधनों के विभिन्न संयोगों में परिवर्तन करने की विधि से है जिससे उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न अनुपातों को एक के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित किया जा सके। अनुकूलतम विकल्प। किसी व्यवस्था में अनुकूलतम उत्पादन संभव करने हेतु उत्पादन के विभिन्न अनुपातों में परिवर्तन किया जाता है। रेखीय प्रोग्रामिंग से उत्पादन का अनुकूलतम विकल्प ज्ञात किया जाता है जिससे लागतों को न्यूनतम तथा उत्पादन या आय को अधिकतम किया जा सके। इसके अलावा लक्ष्य कार्य। प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह अपने आय को अधिकतम तथा लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इस रेखीय प्रोग्रामिंग में बहुत सारे अवरोधक या नियंत्रण या कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम प्रतिबंध भी कहते हैं। तो प्रतिबंधों एवं नियंत्रण कारकों से अभिप्राय उन परिसीमाओं से है जो किसी व्यावसायिक क्रिया का मापदंड निर्धारित करती है। संभाव्य या फिजिबल हल। संभाव्य हल। संभाव्य हल से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके द्वारा सीमित साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव होता है। संभाव्य हल से आशय उत्पादन के श्रेष्ठतम संयोग को ढूंढ निकालना है। शीर्ष बिंदु या हेड पॉइंट्स। रेखीय प्रोग्रामिंग द्वारा निकाले गए अनुपातों को शीर्ष बिंदुओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। हम जब रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे तो इन सभी शब्दावलियों का वहाँ पर प्रयोग होगा। एप्लीकेशन टू द फर्म। रेखीय प्रोग्रामिंग का किसी फर्म में क्या एप्लीकेशन हो सकता है, मुख्य रूप से हम 3 हेड्स के अंतर्गत रखते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है उत्पादन का अधिकतमीकरण या मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। अब इस चित्र के हिसाब से यदि हम देखें, मान लीजिए कोई फर्म एक वस्तु जेड का उत्पादन 2 साधनों एक्स यानी श्रम तथा वाई पूंजी का उपयोग करके करना चाहता है। एक साधन को हमने या श्रम को हमने एक्स अक्ष पर रखा और पूंजी को वाई अक्ष पर रखा। उसका उद्देश्य उत्पादन को मैक्सिमम करना है
अब उसके पास दो वैकल्पिक तकनीकें हैं, पूंजी प्रधान या पूंजी गहन तकनीक और श्रम प्रधान या श्रम गहन तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक को ओसी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि पूंजी प्रधान तकनीक के अंतर्गत शामिल विभिन्न सहयोग पूंजी की अधिक और श्रम की कम इकाइयों के सहयोग बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ओसी रेखा पर स्थित बिंदु सहयोग है, ये पूंजी और श्रम के विभिन्न सहयोगों को बताते हैं, जिनमें पूंजी अधिक और श्रम कम का प्रयोग होता है। जैसे इस ए पॉइंट पर हम देखें तो 2 इकाई पूंजी 1 इकाई श्रम के साथ, इस बी बिंदु पर देखें तो 4 इकाई पूंजी 2 इकाई श्रम के साथ। तो ये पूंजी और श्रम के सहयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। यदि पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए तो इस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार ओएल रेखा श्रम प्रधान तकनीक को प्रदर्शित करने वाली रेखा है, जो यह बताती है या यह उन संयोगों को बताती है जिनमें श्रम ज़्यादा और पूंजी कम लगती है। जैसे इस सी बिंदु पर हम देखें तो पूंजी की 1 इकाई, श्रम की 3 इकाई। इस डी बिंदु पर देखें तो पूंजी की 2 इकाई और श्रम की 6 इकाई। तो इस प्रकार ये इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु सहयोग श्रम की अधिक और पूंजी की कम इकाइयों के सहयोग बिंदुओं को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। एमपी रेखा उत्पादक की कुल लागत व्यय रेखा या बजट रेखा, यानी उसके पास जितना बजट है, जितना वह उसका कुल लागत है, उससे या तो वह श्रम की अधिकतम ओपी इकाइयों का प्रयोग कर सकता है उत्पादन में, या फिर पूंजी की अधिकतम ओएम इकाइयों का प्रयोग कर सकता है। तो लागत के हिसाब से उसका जो संभाव्य क्षेत्र है वो ओपीएम के अंतर्गत है। माना जेड वस्तु की 50 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए यदि पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए तो ए बिंदु पर हम देख सकते हैं कि 50 इकाई का उत्पादन करने के लिए 1 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी की आवश्यकता होती है। जबकि यदि श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए तो इसी 50 इकाई का उत्पादन करने के लिए 3 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादन 100 इकाई करना हो तो पूंजी प्रधान तकनीक के प्रयोग करने के लिए हमें 4 इकाई पूंजी और 2 इकाई श्रम का प्रयोग करना पड़ेगा। जबकि 100 इकाई उत्पादन करने के लिए श्रम प्रधान तकनीक के अंतर्गत 2 इकाई पूंजी और 6 इकाई श्रम का प्रयोग करना पड़ेगा। ये IQ रेखा और I1Q1 रेखा ये सब मात्रा वक्र हैं जो उत्पादन के क्रमशः 50 और 100 इकाई के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। अब जो उसका बजट है, जो उसका लागत व्यय है, उसके हिसाब से पूंजी प्रधान और श्रम प्रधान तकनीकों के अंतर्गत उसका जो फिजिबल एरिया होगा वह OBE इस ट्रायंगल के द्वारा स्पष्ट है। यही उसका फिजिबल एरिया है जो उपलब्ध लागत और उपलब्ध तकनीक के आधार पर वह उत्पादित कर सकता है। अब इनमें भी हम देखें तो बी बिंदु ही वह बिंदु है जहाँ पर वह 2 इकाई श्रम और 4 इकाई पूंजी का प्रयोग करके 100 इकाई के बराबर उत्पादन प्राप्त कर सकता है। जबकि ए बिंदु पर उत्पादन केवल 50 इकाई है और ई बिंदु पर भी उत्पादन 100 इकाई से कम है। स्पष्ट है कि इस फिजिबल एरिया के अंतर्गत OEB त्रिभुज के अंतर्गत बी ही वह अनुकूलतम बिंदु है जहाँ पर अधिकतम उत्पादन संभव हो सकता है। इसलिए फर्म के लिए बी बिंदु इष्टतम बिंदु या अनुकूलतम बिंदु होगा। इस प्रकार रेखा चित्रीय विधि से रेखीय प्रोग्रामिंग विधि का प्रयोग करके प्रतिबंधों के भीतर हम सबसे अधिक उत्पादन करने वाले सही बिंदु संयुग को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार फर्म के लिए इसका एक एप्लीकेशन आगत का अधिकतमीकरण या मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू होता है, जो इस चित्र से स्पष्ट किया गया है। माना कि कोई फर्म 100 रुपये
इन दो वस्तुओं का उत्पादन करती है। एक्स वस्तु के उत्पादन को एक्स अक्ष पर और वाय वस्तु के उत्पादन को चित्र में वाय अक्ष पर प्रदर्शित किया गया है। अब इस फर्म के 4 विभाग हैं जो मिलकर वस्तु का उत्पादन करते हैं तथा जिनकी क्षमता निश्चित है। अलग अलग किसी भी फर्म के अलग अलग विभाग हो सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, इनपुट डिपार्टमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन। तो जितनी भी डिपार्टमेंट है, मान लीजिए इस उदाहरण में 4 विभाग हैं जिनकी क्षमता निश्चित है। जैसे इसमें देख सकते हैं ए विभाग की जो क्षमता है, जो लिमिटेशन है या रिस्ट्रेन है, उसके हिसाब से अधिकतम एक्स वस्तु की ओ ए इकाई का उत्पादन किया जा सकता है। इसी प्रकार बी विभाग की जो क्षमता है उसके हिसाब से अधिकतम ओ बी इकाई का उत्पादन किया जा सकता है। सी विभाग की क्षमता के अनुसार एक्स की OC1 मात्रा या वाई की OC मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। और डी विभाग की उत्पादन क्षमता के अनुसार एक्स की OD1 मात्रा या वाई की OD मात्रा का मैक्सिमम उत्पादन किया जा सकता है। इन विभागों की क्षमताओं या प्रतिबंधों के आधार पर यदि हम संभाव्य क्षेत्र देखें तो संभाव्य क्षेत्र है OATSRB। ध्यान रहे, संभाव्य क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत वे सारे बिंदु संयोग शामिल होते हैं जो दिए गए सारे प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हों, यानी सारे प्रतिबंधों पर खरा उतरते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन प्रतिबंधों की सीमाओं के अंतर्गत ये जो एरिया है OATSRB, ये सब में कॉमन है, अर्थात यही हमारा संभाव्य क्षेत्र है। अब इसी संभाव्य क्षेत्र के अंतर्गत ही किसी बिंदु पर उत्पादन संभव है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं, O भी है, A भी है, T, S, R या B। अब इन विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है, ये हम समलागत रेखा खींचकर जान सकते हैं। चित्र में EF रेखा एक समलाभ रेखा है। यह समलाभ रेखा S बिंदु पर एक स्पर्शज्या या टेंजेंट लाइन के रूप में खींची गई है जो S बिंदु को स्पर्श करती है। अतः S बिंदु ही इस फर्म के लिए आगम का अधिकतम बिंदु है या यही इष्टतम बिंदु है जहाँ पर फर्म की आय मैक्सिमम है। इसी प्रकार फर्म के लिए इसका एक एप्लीकेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने में भी होता है। माना कि 2 वस्तुएं हैं एक्स और वाई जिनका उत्पादन न्यूनतम लागत पर फर्म द्वारा किया जाना है। ये AB रेखा जो है ये एक्स की कम OB मात्रा तथा वाई की अधिक यानी OA मात्रा को प्रदर्शित करती है, जबकि CD रेखा एक्स की अधिक मात्रा OD तथा वाई की कम मात्रा OC के उत्पादन को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर उत्पादक का उद्देश्य लागत को न्यूनतम करना है। अतः जो संभाव्य क्षेत्र होगा, संभाव्य हल रेखा होगी, संभाव्य क्षेत्र होगा, वह इस AZD इस रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु संयोग पर होगा। अब स्पष्ट है कि AZD इस रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु संयोग की तुलना में Z बिंदु ही वह बिंदु है जो सबसे नीचे है, अर्थात यहीं पर फर्म का लागत मिनिमम होगा। अतः यही फर्म के लिए इष्टतम या अनुकूलतम बिंदु होगा। तो फर्म की दृष्टि से कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में भी लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड का हम उपयोग कर सकते हैं। रेखीय प्रोग्रामिंग की बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। सबसे पहली समस्या या सीमा तो यह होती है कि उद्देश्य फलन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना सरल नहीं होता। उद्देश्य फलन निर्धारित होने के बाद उसकी पूर्ति के मार्ग में अनेक तकनीकी, वित्तीय एवं अन्य बाधाएं हो सकती हैं जिनको जानना आसान नहीं होता। इसके अलावा यह भी संभव है कि प्रतिबंध रेखीय असमानताओं के रूप में प्रत्यक्षतः व्यक्त न किया जा सके, या इसके अलावा एक अन्य समस्या विभिन्न स्थिर गुणांकों जैसे कीमत के संबद्ध मूल्यों के अनुमान की है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता तथा
स्थिर प्रतिफल की मान्यता अपने आप में अवास्तविक एवं अव्यावहारिक है। साथ ही यह एक अत्यंत ही जटिल गणितीय प्रक्रिया है। आइए रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या उदाहरण हल करके देखते हैं। आज हम लोग लेंगे ग्राफिकल मेथड यानी रेखा चित्रीय विधि से हम किसी रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, एक उत्पादक दो प्रकार के उत्पाद P1 एवं P2 दो मशीनों M1 एवं M2 की सहायता से बनाता है। उत्पाद P1 की एक इकाई तैयार करने के लिए मशीन M1 पर 1 घंटा तथा मशीन M2 पर 3 घंटा कार्य करना होता है तथा उत्पाद P2 की एक इकाई तैयार करने के लिए प्रत्येक मशीन पर 2 घंटे यानी दोनों मशीनों पर 2-2 घंटे कार्य करना होता है। यदि P1 एवं P2 के प्रति इकाई लाभांश क्रमशः 60 रुपये एवं 50 रुपये हों, यानी पहले उत्पाद पर 60 रुपये और दूसरे उत्पाद पर 50 रुपये प्रति इकाई लाभ हो तथा मशीन M1 व M2 एक सप्ताह में क्रमशः 20 एवं 30 घंटे तक ही कार्य कर सकते हैं, तो दोनों उत्पादनों की कितनी इकाइयाँ बनानी चाहिए ताकि कुल लाभ अधिकतम हो सके। तो एक लीनियर प्रोग्रामिंग का एक प्रॉब्लम हमारे सामने है। आइए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम इन सूचनाओं के आधार पर एक सारणी या तालिका बनाते हैं। जो इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं उसी को हम तालिका के रूप में यहाँ पर रखते हैं। दो उत्पाद हैं P1 और P2। P1 पर प्रति इकाई लाभांश 60 रुपये और P2 पर प्रति इकाई लाभांश 50 रुपये है। P1 की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए मशीन 1 की 1 घंटा तथा दूसरी P2 वस्तु का उत्पादन करने के लिए पहली मशीन का 2 घंटा प्रयोग करना होता है, जबकि मशीन का कुल प्रयोग सप्ताह में अधिकतम 20 घंटे ही हो सकता है। इसी प्रकार दूसरी मशीन यानी M2 का प्रयोग P1 की एक इकाई का उत्पादन करने में 3 घंटा तथा P2 की एक इकाई का उत्पादन करने में 2 घंटा समय लगता है और अधिकतम इस मशीन को हम सप्ताह में 30 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम दिया गया है उसी के आधार पर, जैसे यहाँ पर दिया मशीन M1 एवं M2 सप्ताह में 20 एवं 30 घंटे मैक्सिमम काम कर सकते हैं और मशीन M1 P1 वस्तु के एक इकाई तैयार करने में मशीन M1 पर 1 घंटा तथा मशीन M2 पर 3 घंटा काम करना होता है। P2 वस्तु की एक इकाई तैयार करने में पहली मशीन पर 2 घंटा और दूसरे मशीन पर भी 2 घंटे कार्य करना होता है। तो इन दिए गए इन्फॉर्मेशंस के आधार पर ये हमने एक सारणी या तालिका बनाई और इसी के आधार पर आगे हम इसको हल करेंगे। इस समस्या को हल करने से पहले आइए देखते हैं कि किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मॉडल कैसे हम तैयार करते हैं, इसका एक फॉर्मुलेशन कैसे तैयार किया जा सकता है। इसके अलग अलग चरण होते हैं। पहला चरण होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन या उद्देश्य फलन निर्मित करना, यानी सबसे पहले तो हमें ये निर्धारित करना होता है कि उद्देश्य क्या है। मैक्सिमाइज करना उद्देश्य है आय या लाभ को, या फिर मिनिमाइज करने में लागत को मिनिमाइज। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये हमें स्पष्ट रूप से उद्देश्य फलन में लिखना होता है। दूसरे चरण में हमें दिए गए प्रतिबंधों को मैथमेटिकल टर्म में लिखना होता है, गणितीय रूप से उसको प्रदर्शित करना होता है, इक्वेशंस के फॉर्म में लिखने होते हैं। तीसरे चरण में हम जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, या यूँ कहा जाए कि गैर ऋणात्मक जो प्रतिबंध होते हैं, उन्हें समीकरण के रूप में या इक्वेशन के रूप में लिखना होता है। गैर ऋणात्मक प्रतिबंधों से ऐसा जैसे कुछ संख्याएं हो सकती हैं, कुछ मूल्य हो सकते हैं, जैसे साधनों की उपयोग की मात्रा या उत्पादित वस्तुओं की संख्या, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। या तो ये शून्य होंगे या फिर शून्य से अधिक होंगे। इनको हम नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस के रूप में वहाँ पर तीसरे चरण में लिखते हैं। चौथे चरण में हम फिजिबल सॉल्यूशंस क्या है, यानी हमारा संभाव्य हल कौन सा है, कौन कौन से विकल्प हमारे संभावित क्षेत्र में उपलब्ध हैं,
ये हम निकालते हैं और पांचवें और अंतिम चरण में उन सर्वश्रेष्ठ विकल्पों में से अनुकूलतम हल या सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है ये हम ज्ञात करते हैं। तो इन चरणों से होकर ही हम किसी लीनियर प्रोग्रामिंग की समस्या को हल करते हैं। अब जो सवाल हमने लिया था उसी के टेबल को यहाँ पर हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, जो टेबल हमने वहाँ पर बनाया था उसी को यहाँ पर लिख लिया। अब मान लीजिए कि अधिकतम लाभ के लिए उत्पादक, क्योंकि प्रश्न ये है कि कितना उत्पादन किया जाए, तो हम ये मानते हैं कि अधिकतम उत्पादन के लिए उत्पादक वस्तु P1 और P2 की क्रमशः X1 और X2 इकाइयाँ बनाता है, यानी P1 वस्तु की X1 इकाइयाँ और P2 वस्तु की X2 इकाइयाँ बनाता है। चूँकि P1 के प्रति इकाई लाभ 60 रुपये है और P2 की प्रति इकाई लाभ 50 रुपये है, तो उत्पादन की मात्रा से गुणा करके और फिर बाद में इन दोनों को जोड़कर हम इसके कुल लाभ को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए कुल लाभ Z बराबर होगा 60x1, जो P1 वस्तु से प्राप्त कुल लाभ को प्रदर्शित करता है, और 50x2 जो P2 वस्तु से प्राप्त होने वाले लाभ को प्रदर्शित करता है। तो इन दोनों के यदि हम जोड़ दें तो फर्म उत्पादक का कुल लाभ पता चल जाएगा। इस आधार पर हमारा उद्देश्य फलन, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि हमें अपने लाभ को मैक्सिमाइज करना है, कितना उत्पादन करें ताकि लाभ मैक्सिमम हो, तो इसलिए हमारा उद्देश्य फलन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी ये जो लाभ फलन का समीकरण है इसको हमें मैक्सिमम करना है, इसको अधिकतम करना है। दूसरे चरण में हम प्रतिबंधों को समीकरण के रूप में या गणितीय रूप में लिखते हैं। तो जो हमारा प्रतिबंध है, पहला प्रतिबंध ये है मशीन M1 के लिए कि P1 वस्तु की एक इकाई के उत्पादन के लिए 1 घंटा लगता है, इसलिए X1 जो P1 वस्तु की उत्पादन इकाई की संख्या है वो यहाँ पर हमने लिखा, प्लस P2 वस्तु की एक इकाई के उत्पादन के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो इसलिए यदि हम X2 इकाई बनाएंगे तो P2 वस्तु के उत्पादन में 2x2। ये दोनों वस्तुओं के उत्पादन में M1 मशीन का उपयोग अधिकतम 20 घंटे ही हो सकता है, या तो इससे कम होगा या फिर इसके बराबर होगा। इसलिए हमारा पहला कंस्ट्रेंट इक्वेशन के रूप में होगा x1 + 2x2 शुड बी लेस देन या इक्वल टू 20 आवर्स। इसी प्रकार दूसरी मशीन के लिए हमारा प्रतिबंध है 3x1 जो P1 वस्तु के उत्पादन में प्रयोग में लाया जाएगा, या 2x2 जो P2 वस्तु के उत्पादन में प्रयोग में लाया जाएगा। इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में अधिकतम प्रति सप्ताह 30 घंटे तक ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारा प्रतिबंध समीकरण होगा 3x1 + 2x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30 आवर्स। तो हमने अपने मशीन संबंधी दोनों प्रतिबंधों को गणितीय रूप में यहाँ पर समीकरण के रूप में लिख लिया। तीसरे चरण में हम नेगेटिव या ऋणात्मक प्रतिबंध को लिखते हैं। अब यहाँ पर उत्पादन की मात्रा है x1 और x2, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते, या तो ये शून्य होंगे या शून्य से अधिक, इसलिए x1 x2 शुड बी इक्वल टू और मोर देन 0, ये हमारा ऋणात्मक प्रतिबंध है। अब इसके आधार पर अब हम फिजिबल एरिया या संभाव्य क्षेत्र ढूंढने का प्रयास करते हैं। यदि ग्राफिकल मेथड से हमें हल करना है तो ग्राफिकल मेथड से हल करने के लिए हमें प्रतिबंधों की रेखा खींचनी पड़ेगी, और प्रतिबंधों की रेखा खींचने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी x1 और x2 के 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो पहला प्रतिबंध समीकरण है, पहले प्रतिबंध की रेखा खींचने के लिए पहले प्रतिबंध का जो समीकरण है इसमें x1 को 0 रखकर x2 का मान और x2 को 0 रखकर x1 का मान हम निकाल सकते हैं। इससे हमें 2 कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, जैसे यहाँ पर x1 का मान 0 रखने पर x2 का मान 10 आएगा और x2 का मान 0 रखने पर x1 का मान 10 आएगा। तो ये दो जो पॉइंट्स मिले, जो 2 कोऑर्डिनेट्स मिले, इनको हम यदि ग्राफ पर प्रदर्शित करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले प्रतिबंध के लिए
x2 की 10 और ये 0 10 P बिंदु जो है ये 0 10 को प्रदर्शित करता है, यानी x1 की 0 और x2 की 10 इकाइयाँ। यहाँ पर इस Q बिंदु पर x1 की 20 और x2 की 0 इकाइयों को प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिबंध के आधार पर फिर से हम x1 का मान 0 रखकर और x2 का मान 0 रखकर क्रमशः x2 और x1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो 15 और 10। इसके आधार पर हम ये दूसरे प्रतिबंध की रेखा RS खींचते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं S पर x1 की 10 और x2 की 0, यहाँ पर लिखा नहीं है, पर ये R बिंदु पर x1 की 0 और x2 की 15 इकाई। तो ये दो प्रतिबंधों के आधार पर दो प्रतिबंध रेखाएं खींची गई हैं। RS जो दूसरी मशीन के लिए प्रतिबंध रेखा है और PQ जो पहले प्रतिबंध यानी पहले मशीन के लिए प्रतिबंध के आधार पर खींची गई रेखा है। अब इन प्रतिबंधों के तहत हमारा जो कॉमन एरिया है, जो फिजिबल एरिया है, वो होगा OSKP। जैसा हम लोग पहले ही देख चुके हैं, फिजिबल एरिया से आशय उस संभाव्य क्षेत्र से है जिस पर स्थित कोई भी बिंदु संयोग दिए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत प्राप्त करना संभव है। इस फिजिबल एरिया के बाहर स्थित कोई भी बिंदु संयोग प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये एक फिजिबल एरिया है OSKP। हमारा जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा वो इन्हीं में से किसी एक बिंदु पर होगा। तो यदि हम देखें तो ये ऐसे 4 बिंदु यहाँ पर दिख रहे हैं, O, S, K और P। P बिंदु पर उत्पादन 0, P बिंदु पर उत्पादन यदि हम देखें तो यह 0 और 10, यानी x1 की 0 मात्रा और x2 की 10 इकाई। यदि S बिंदु पर हम देखें तो यहाँ पर x1 की 10 इकाई और x2 की 0, ये 2 इकाइयाँ। K बिंदु पर हमें कॉम्बिनेशन पता नहीं है, तो इस K बिंदु पर x1 और x2 के कॉम्बिनेशन को जानने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो इस बिंदु से हम x अक्ष पर और y अक्ष पर लंब रेखा खींचें, जहाँ पर ये जाकर मिले उस बिंदु का जो मूल्य होगा वही, जैसे यहाँ पर ये x अक्ष पर 5 पर जाकर मिल रहा है तो x1 की वैल्यू 5 हो जाएगी और यहाँ पे y अक्ष पर लगभग 7.5 पे दिख रहा है, इसलिए x2 की वैल्यू 7.5 हो जाएगी। तो या तो हम ग्राफिकल मेथड से इसे लंब रेखा खींचकर ज्ञात कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि हम दोनों के जो समीकरण हैं उनको युगपत समीकरणों की सहायता से हल करें, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है। और हल करने पर हमें x1 और x2 का मान ज्ञात हो जाएगा, जो 5 और 7.5 आया हुआ है। तो अब ये O बिंदु तो कॉम्बिनेशन 0 0 है। तो अब कुल मिलाकर ये 3 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, P जहाँ पर 0 और 10, K जहाँ पर 5 और 7.5 और S जहाँ पर 10 और 0। यही 3 विकल्प हैं। अब आइए देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प है जहाँ पर लाभ सबसे ज़्यादा है। P बिंदु पर यदि हम लाभ निकालें, क्योंकि x1 पर प्रति इकाई 60 रुपये और x2 पर प्रति इकाई 50 रुपये का लाभ होता है, तो यदि हम प्रति इकाई लाभ को उत्पादित वस्तु की मात्रा से गुणा कर दें तो कुल लाभ निकल जाएगा। तो P बिंदु पर यदि हम उत्पादन करें तो कुल लाभ होगा 500 रुपये। K बिंदु पर यदि हम उत्पादन करें तो कुल लाभ होगा 675 रुपये, और यदि S बिंदु पर उत्पादन करें तो कुल लाभ होगा 600 रुपये। स्पष्ट है कि K बिंदु पर ही, जहाँ पर दोनों प्रतिबंध की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यही बिंदु हमारे लिए या फर्म के लिए, उत्पादक के लिए इष्टतम बिंदु होगा, यहीं पर उसका लाभ अधिकतम होगा। तो इस प्रकार ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।